जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं शौकत भारती साहब। बस आखिरी सवाल, चूंकि टाइम हो गया है, मैं एक चीज ये कि ईरान जिस तरीके से अमेरिका ये कह रहा है कि साहब हमारे पास, और दिखाने की कोशिश है कि कितने हम ताकतवर हैं, किस तरह से हमला कर सकते हैं, तो ईरान जो अभी हमारे साथियों ने लिखा भी, और ये कि दुनिया की पांचवी बड़ी ताकत बन गया है जंग के मामले में, डिफेंस के मामले में। तो ईरान के पास क्या चीजें हैं, अगर आप इसको जरा देखें, कैसे मुकाबला, मगर अगर ये जंग होती है, और चाइना ने भी चूंकि कह दिया है साथ आने के लिए, रूस पहले से है ऑलरेडी, तो कैसे इस पूरे उसको देखते हैं, और क्या जो मुस्लिम ममालिक है वो अपने बेसिस देंगे, इस पे थोड़ा सा अगर वो कर दें, और उसके बाद फिर मैं। देखिए, ईरान ने जो सबसे बड़ी डिफीट की है, दी है, जो इनके पास सबसे बड़ा असलहा था शिया सुन्नी का, जिसको इन्होंने ईरान में रिवोल्यूशन आने के बाद, 79 का रिवोल्यूशन आने के बाद जो इन्होंने शिया सुन्नी कार्ड खेला और जमीर फरोश मौलवियों के जरिए किताबें लिखवाई ईरान के खिलाफ, ईरान को जो है मुसलमान ही नहीं कहा, मजूसी कहा। खुद हिंदुस्तान से अबुल हसन अली नदवी ने किताब अव्वलीन इस्लाम की 2 मुतज़ाद तस्वीरें लिखी, खुद मंजूर नोमानी ने ईरान खुमैनी और शियत लिखी। और इस तरह से जो शिया सुन्नी कार्ड खेला गया सद्दाम हुसैन के टाइम से, ये 7 अक्टूबर से पहले तक ईरान ने सबसे बड़ी बात इस असलहे का जो को खत्म कर दिया, ये फेल हो गया। सबसे बड़ा असलहा जो था इन लोगों के पास, यहूद और नसारा के पास, डिवाइड एंड रूल था, जिसको इस्तेमाल करके इन्होंने ऑटोमन एम्पायर को गिराया था। वो कार्ड नहीं चल सका, और पूरी इनको कोशिश थी कि हम इनको उलझा देंगे, ईरान वर्सेस अरब कंट्रीज कर देंगे, फिर इनके बेसिस से जहां के ऊपर तमाम अंबार भरा हुआ हथियारों का, क्योंकि सबसे ज्यादा हथियार सऊदी ने, कतर ने, दुबई ने एडवांस हथियार सब खरीद रखे, यहां से बैठेंगे और हम यहां से ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, इन्हीं बेसिस से सब कुछ हम करेंगे, और उसके बाद हमें हथियार लाने की जरूरत नहीं, जो इतना हथियार है वो हम करेंगे। और शिया सुन्नी का कार्ड खेलने के बाद जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ईरान ने इत्तेहाद की पॉलिसी पर चलकर, और जनाब शहीद रईसी साहब, सदर रईसी साहब ने, ठीक है, या क्या नाम है, अब्दुल्लाहियान साहब ने, जो फॉरेन पॉलिसी जो ईरान की थी कि नहीं हमें इत्तेहाद करना है, उस इत्तेहाद की पॉलिसी ने इनकी कमर तोड़ दी। ये जितने बेसेस हैं वहां से इनको अड्डे नहीं मिल पा रहे हैं। अभी भी आप देखिए कि जॉर्डन ने भले से कह दिया कि इजराइल हमारी एयर स्ट्रिप इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बाकी दूसरे किसी कंट्री ने नहीं कहा। सऊदी अरब ने कहा कि ना हम इनको इस्तेमाल कर देंगे ना इनको इस्तेमाल करने देंगे। तो बहुत बड़ी जीत ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज को मुस्लिम कंट्री के खिलाफ लड़ाने का जो खेल चल रहा था, एक तो इन्होंने वो कर दिया। दूसरी बात यह है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान और ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हुआ कि यूक्रेन की जंग के अंदर उनके ड्रोन ने अपना लोहा बनवा लिया, और अभी भी रशिया ने जो है वो मिसाइल्स मंगवाए हैं ईरान से। और जो मिसाइल्स अभी उन्होंने डिस्प्ले किया है मिलिट्री ड्रिल के अंदर, उसको देख के परेशान है, और अमेरिका को यह पता चल रहा है कि अगर ये जंग हो गई और इसराइल को पूरी ताकत अमेरिका और यूरोप झोंकने के बाद भी नहीं बचा पा रहा है, तो उसमें क्या होगा, इनकी आर्म्स इंडस्ट्री चरमरा के बैठ जाएगी। जैसे मरकावा टैंक को खत्म हो गया कि वो छोटे से रॉकेट से टूट सकता है, जैसे आयरन डोम की तमाम जो है जो अहमियत थी दुनिया के अंदर वो खत्म हो चुकी। उसी तरीके से इसराइल की जंग में जितना ये अपना असलहा जोड़ रहा है, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी, उसको एक छोटा सा हिजबुल्लाह जो है उसके जरिए वहां के ऊपर उसको पेनिट्रेट करके वहां पर सक्सेसफुल अटैक करके वो बता रहे। तो अगर आप देखा जाए, या यमन जैसे पूरा 27 कंट्रीज ने मिलकर चाहा कि रेड सी से हम एक जहाज निकाल लेंगे, एक जहाज को, रेड सी तो छोड़िए, मेडिटेरियन सी के अंदर क्या नाम है अटैक हो रहा है बाकायदा तौर के ऊपर, वहां से यमन के मिसाइल आके हैफा के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मतलब ये जोक नहीं है। तो ये मिसाइल्स किसके हैं? ये ईरान के दिए हुए हैं। ये ड्रोन्स किसके हैं? ये ईरान के दिए हुए हैं।
ये MQ-9 जो गिराया गया है किसके क्या नाम है मिसाइल से गिराया गया है। तो ये सारी चीजें लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए इन्होंने 40 साल 50 साल सैंक्शन तो लगाया और ईरान ने तय कर लिया था कि हमको सब कुछ बनाना है, और उन्होंने सुई से लेके जहाज तक अपना सब कुछ बनाना शुरू किया। दूसरी बातचीत है, उन्होंने अपने रिलेशन जो बिगाड़े गए थे धीरे 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 ठीक कर लिया। आज मिडिल ईस्ट में कोई भी क्या नाम है कंट्री अपना अड्डा खुलकर देने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। ये हो सकता है कि यानी पिस्टल की नोक के ऊपर जबरदस्ती ये ले ले, और बाकायदा तौर, और याद रखिए अगर अरब कंट्रीज के हुक्मरानों ने दबाव में अपने बेसिस दे दिए तो अरब कंट्रीज के अंदर भी रिवोल्ट हो जाएगा, रिवोल्ट होगा, क्योंकि इस वक्त पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा बदजन है। पूरा मिडिल ईस्ट की जो पब्लिक है वो अपने रूलर से बहुत ज्यादा बदजन है। तो देखिए अभी मामला क्या है, अभी मैंने कहा था आपसे पिछली बार भी, अरबईन का भी मामला है इराक का जो चल रहा है। इराक के अंदर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, वहां करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बातचीत है कि ईरान ये सोचेगा कि अभी मैं अपने तरफ से पहल ना करूं जब तक उसको ये ना इंफॉर्मेशन सटीक मिल जाएगी कि इजराइल की तरफ से कोई ऐसा अटैक ना होगा, उधर से फर्स्ट अटैक नहीं होगा। अभी जिस तरह से अटैक चल रहा है वो अटैक चलता रहेगा, जिस तरह से जो है अपनी अपनी ताकत दिखाने की बातचीत है वो होती रहेगी सामने। जैसे ही कोई एक्शन होगा उसके ऊपर रिएक्शन होगा। ईरान का तो कंटिन्यू अटैक चल ही रहा है और ईरान के पास पावर है उसको करने के लिए। जितना डिले हो रहा है अटैक उतना ज्यादा इजराइल के ऊपर प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, उतना ज्यादा इजराइल के असलहे बर्बाद हो रहे हैं, उतना ज्यादा जो है क्या नाम है इनको खर्च आ रहा है, क्योंकि इनकी फौजें समंदर के अंदर पड़ी हैं। बेड़ों को लाकर खड़ा कर देना खर्चे का सौदा है और इकोनॉमी चरमरा के बैठती चली जा रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी बातों को देखिए तो ईरान की जो एक क्या नाम मजबूती, यही बड़ी बातचीत है कि पूरी दुनिया मिलकर ईरान से कह रही है हमला ना करो, हमला ना करो। इसके मतलब उसके हमले को बर्दाश्त करने की ताकत आपके पास नहीं है, उसके हमले को बर्दाश्त करने की ताकत आपके पास नहीं है। दूसरी बातचीत है, पूरी दुनिया में यह भी मैसेज चला गया कि लगातार कत्ल गारतगरी और खूनरेजी कर रहा है, बेगुनाहों का खून बहा रहा है, और ये तमाम कंट्रीज जो हैं वो इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो इन लोगों को बाकायदा तौर के ऊपर मोरली भी बहुत बड़ी डिफीट दी है ईरान ने, ठीक है। और साइकोलॉजिकली मामला यह है कि इतना ज्यादा टेंशन में कभी इजरायली नहीं रहे कि बंकर्स के अंदर हैं, टाइम दिया जाएगी। देखिए 90 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 90 सेकंड के अंदर आप बंकर में चले जाइएगा। और शौकत भारती साहब, ये भी चूंकि टाइम हो गया, लेकिन फिर भी जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने जैसा लिखा वो भी देखिए, खबरें नहीं आती हैं कि आयरन डोम, सी डोम, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी इजराइल में रॉकेट गिर रहे हैं और आईडीएफ के काफी जवान जो है वो मारे जा रहे हैं, वो खबर नहीं आ रही है। ये तो खबर आ रही कि इधर ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उधर जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से हिजबुल्लाह रॉकेट फायर कर रहा है और हमास ने बहुत बड़ा हमला किया है, वो खबर जो नहीं आ रही, उसको नहीं दिखाया जा रहा है। उस पे अगर थोड़ा से कि मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आपने अभी तक बस देखा, इसके बाद आपसे रुखसत देखा, आपने नहीं देखा होगा, आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे अल आलामुल अस्करी के मिलेंगे या अल मनार का मिलेंगे, क्योंकि वो अपने मिसाइल्स के ऊपर, अपने रॉकेट्स के ऊपर, अपने ड्रोन के ऊपर कैमरा फिट करते हैं और उसके बाद वो अटैक करते हैं। तो अटैक के टाइम तक का वीडियो आपको मिल जाता है, लेकिन जहां के ऊपर गिरता है वहां पूरा 100% मीडिया सेंसर है, 100% सेंसर है। जरूर आती है कि पूरी मिलिट्री बेसेस उड़ा दी गई, ठीक है, तो पूरी मिलिट्री बेसेस उड़ा दी गई तो वहां के ऊपर क्या नाम है मिलिट्री बेसेस उड़ जाएगी और जो वहां की मिलिट्री जो है वो नहीं रहेगी। इस तरह के गलीली के ऊपर, सफेद के ऊपर, मैरून के ऊपर, नहरिया के ऊपर लगातार इनकी आर्मी लगातार मर रही है। यही वजह है कि आर्मी जो है वो फ्रस्ट्रेशन की कगार के ऊपर आ चुकी है।
दूसरी बात आपको बता दें कि ये कह रहे थे कि हम इन्फिल्ट्रेट कर लेंगे। जब भी इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की है वहां से, लेबनान से, इनको बहुत तगड़ा झटका लगा है। उससे ज्यादा पेनिट्रेट हिजबुल्लाह वहां के ऊपर कर गई है। यहां तक अमेरिकन कमांडोज ने और इजराइल के कमांडोज ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया था कि यमन के अंदर हम जाएंगे और यमन के अंदर जाने के बाद हम वहां के ऊपर घुस के वहां के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। यमन के लोगों ने उनको वहीं घेर के मार दिया।